हो जाएगी ये ईमानदारी की लड़ाई, सब बेकार। इतनी भी बेकार ना है। बेकार है। हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे इनसे। लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना। विधि विनोद चोपड़ा की 12th फेल एक इंसान के जीवन में घट रही घटना है या उसकी वजह से उसके संघर्ष की कहानी है। किसी भी इंसान के जीवन के सभी इमोशन को एक साथ दिखाती है फिल्म। किसी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड की तरह दिखाई देती है। जैसा कि पूरे फिल्म का सारांश है कि इस फिल्म के नायक को एक IAS ऑफिसर बनना होता है और वो बनता भी है, पर ये ऊपर ऊपर की बात है। अगर इसकी कहानी को डीपली समझे तो IAS बनने की कहानी है ही नहीं, या है भी तो वो इसका सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट ये है कि 12th फेल हमें बताती है कि एक लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण क्या होता है और कैसे होता है। 12th फेल हमें बताती है कि मंजिल को पाना ही असली सफलता नहीं है, बल्कि उस मंजिल के पाने के दौरान हम जिस दौर से गुजरते हैं या उसके कारण हमारे व्यक्तित्व में जो बदलाव होता है, उस बदलाव को स्वीकार कर खुशी से जीना ही हमें सफल बनाती है। क्योंकि हो सकता है कि कहानी के अंत में हमें हमारी मंजिल ना मिले, पर उस वक्त जो हमें मिलता है वो है हमारा नया व्यक्तित्व, जिसके साथ हमें ताउम्र जीना पड़ता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे एक बहुत ही भावुक और उतनी ही प्रेरणादायक फिल्म 12th फेल की। 12th फेल को केवल इमोशनल या प्रेरणादायक फिल्म कहना काफी नहीं होगा। ये फिल्म एक आम इंसान के उस असीमित क्षमता की कहानी है जो असाध्य को अपनी सहनशक्ति और परिश्रम से साधता है। 12th फेल एक ऐसे लड़के की कहानी है जो चंबल के बीहड़ गांव से बिलोंग करता है, जहां शिक्षा का ई भी नहीं है, और फिर भी उसने कैसे भारत के सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। 12th फेल एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी है जो पढ़ने में कहीं से भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था और न ही उसके पास पढ़ाई के बेसिक से फैसिलिटीज थे। फिर भी ये बातें उसे विचलित नहीं करती, बल्कि उसके इच्छा शक्ति को और बढ़ाती है। 12th फेल एक गरीब लेकिन ईमानदार बाप की भी कहानी है, और साथ ही साथ अपने भीतर के दर्द को चेहरे की नकली हंसी के पीछे छिपाकर जीने वाली उस माँ की भी कहानी है जो गृहस्थी के भार को ढोते ढोते थक चुकी थी। वो अपने बेटे के कंधे पर सिर रखकर रोना चाहती थी, और वो रोती भी है। सच कहूँ तो मैं इस फिल्म के भावनात्मक सफर को अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ऐसी कहानी आपको अंदर तक झकझोर देती है। आप अभी क्या हैं और क्या हो सकते थे, आप खुद से ही सवाल करने लगते हो, क्योंकि अब तक आपको लगता था कि आपका जीवन पूरे जीवन के इतिहास में सबसे दुखद जीवन है। केवल आप ही हैं जो इस दुख और दुर्भाग्य के जीवन को जीने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन जब आप इस कहानी को देखते हो और इसके नायक को देखते हो जो कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति, अपने मजबूर और बेसहारा परिवार, अपने पेट में लगी भूख को खुद पर हावी नहीं होने देता, तो आप खुद को कहाँ पाते हो। मेरी नज़र में ये कहानी उसके गरीबी और मजबूरी की नहीं है, ये कहानी है उसके अटूट विश्वास की, उसके असीमित सहन शक्ति की और कभी न हार मानने वाले उस जज्बे की है। और इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर बरकरार रहने वाले इस मुस्कान की भी है। इस कहानी का नायक चाहता तो कोने में बैठकर रो सकता था, अपने हालात का वास्ता देकर सब कुछ छोड़ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने आसपास की आलोचनाओं को सहज स्वीकार करता है, जिस कारण से नायक का चरित्र और निखर कर सामने आता है। पूरी फिल्म के दौरान आप बार बार रोते हो, कम से कम आपकी आंखें तो नम हो ही जाती हैं, और ये तब और ज्यादा हैरान करती है जब आपको पता चलता है कि ये एक सच्ची कहानी है। मैं सच्ची कहानी पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह की मार्मिक कहानियों का हमारे देश के उपन्यासों में कोई कमी नहीं है, जिस वजह से ये भी एक आम कहानी हो सकती थी। पर 12th फेल कोई कहानी नहीं है और ना ही किसी राइटर का इमेजिनेशन, बल्कि ये एक ऐसा इतिहास है जिसको सच में जिया गया है, जिस वजह से हमें इस फिल्म के इमोशन फेक नहीं लगते। और विक्रांत मैसी ने भी अपने एक्टिंग से इसे फिर से जीवंत बना दिया है। देखिए, दूर से देखने पर हम इंसान किसी जीव जंतु की तरह ही एक प्रजाति नजर आते हैं, पर एक चीज जो हम इंसानों को किसी प्रजाति से अलग बनाती है वो है हमारा इमोशन। इंसानों में इमोशन का होना किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इमोशन के कारण ही हम अपने जिंदगी के अलग अलग स्टेज में उसकी अलग अलग फीलिंग को समझते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नायक बहुत सारे मानसिक तनाव के साथ साथ जीवन के यातनाओं को भी झेल रहा होता है। वो टॉयलेट साफ करता है, आटा चक्की में काम करता है, 4 दिन से भूखा है, पर फिर भी फ्री में खाना नहीं जाता। वो पूरे फिल्म में कभी भी इन सिचुएशंस को अपनी ढाल नहीं बनाता। लोग उसके लिए तरस खाते हैं, पर वो खुद के लिए तरस नहीं खाता। टॉयलेट साफ करते वक्त, लोगों को चाय पहुंचाते वक्त, आटा चक्की में काम करते वक्त वो कभी भी अपने जीवन के परेशानियों को शिकायत की नजरों से नहीं देखता और न ही किसी के सामने इसका रोना रोता है, बल्कि हर वक्त उसके चेहरे पर अद्भुत तेज होता है, एक चमक होता है, एक स्माइल होता है, जिस वजह से हमें कभी भी उसके लिए सॉरी फील नहीं होता, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं करता। एज ए ऑडियंस हमें उसकी आंखों में उसका लक्ष्य और उसके प्रति उसका जुनून दिखाई देता है, न कि उसका दर्द। वो चाहता तो दोस्तों से मदद ले सकता था, जिसमें कोई बुराई नहीं, पर वो केवल ईमानदार ही नहीं था,
बल्कि खुददार भी था। मैं एक स्पेशल मेंशन नाया की माँ को भी देना चाहता हूँ। एज ए पर्सन मैं इन्हें नहीं जानता, पर जिस तरह से एक ग्रामीण माँ की भूमिका को इन्होंने पर्दे पर जिया है, हम सबको अपनी माँ की झलक इनमें दिखाई देती है। एक माँ के चरित्र को मैं शब्दों से चित्रित नहीं कर सकता, पर एक माँ इतने मानसिक तनाव में भी कितनी शक्तिशाली हो सकती है, इन्होंने इसे बखूबी दिखाया है। अपने सिसकियों को भीतर दबाकर बेटे के सामने खुश रहने का नाटक करना ताकि वो परेशान न हो, और फिर बेटे द्वारा नाटक पकड़े जाने पर जिस तरह से उन्होंने फूट फूट कर रोया है, सच कहूँ तो उस वक्त मुझे उनमें मेरी माँ दिखाई देने लगती है और मेरी भी आंखें भर आती हैं। और ये बात किसी भी कलाकार के लिए तभी मुमकिन हो पाती है जब उसने ऐसे हालातों को करीब से अनुभव किया हो। गौरी भैया की बात करें तो हम सबको अपने जीवन में एक गौरी भैया की जरूरत है, एक होनहार लेकिन किस्मत का मारा व्यक्ति। उनका किरदार कहीं ज्यादा रियलिस्टिक फील होता है, क्योंकि सफलता तो गिने चुनने को ही मिलेगी ना, और जो असफल हो जाते हैं उनकी कोई बात नहीं करता, उनकी कोई कहानी नहीं होती, या होती भी है तो किसे परवाह है, वो दूसरों की कहानियों का हिस्सा होते हैं। गौरी भैया जैसे लोग टूटते सितारे की तरह होते हैं जो सफलता की भीड़ में लुप्त हो जाते हैं। मैं फिल्म की लव स्टोरी पर भी बात करना चाहता हूँ, पर वो सेपरेट वीडियो डिजर्व करती है। अगर संयोग बनता है तो वीडियो बन ही जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रेजेंटेशन को विराम दूंगा। आपको ये कैसा लगा अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और साथ में आप क्या सोचते हैं इस फिल्म को लेकर, इसको भी जरूर मेंशन करें। और हाँ, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।